Hello and welcome. Environment Key PT365 has been released by Vision IAS, and in this particular video, अप्रैल से नवंबर का जो वर्जन रिलीज हुआ है विच इज़ रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स 2026 हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तो डिस्कस हो गई, दैट्स द होल पॉइंट, बट अलॉन्ग विद दैट विल हैव स्टैटिक लिंकेजेस. We'll do all the previous year questions of the topic mentioned, and this handwritten PDF will be provided to you. Along with that, a highlighted PDF will also be provided to you on the Telegram group. ठीक है? So let's start. This is the particular index. ठीक है? This is the index for pollution. Now you see the index has been well broken down into various parts. We'll be dealing with them one by one. But as you can see, there is a lot of information given in the PT. What we'll be doing is we'll be reading the actual content from here, the actual PT65, but we'll be jotting down few important areas in this handwritten PDF, along with which we'll do the previous year questions. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. The first topic or the subheading, which is the international conventions which have happened as far as pollution is concerned. तो एक कॉप हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन. मीना माता कन्वेंशन के जो फीचर्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनमें कुछ चेंज है, और एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुई है. लेट्स स्टडी अबाउट देम. ठीक है, तो कॉप टू बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन. अब कौन से कॉप हुए हैं ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दे वर हेल्ड इन जेनीवा. बेसल का हुआ है, रोटरडैम का हुआ है, स्टॉकहोम का हुआ है. इनके अंदर क्या हुआ है, इनको जानने से पहले लेट्स गो एंड सी व्हाट इज देयर इन द बेसल कन्वेंशन, व्हाट इज देयर इन द रोटरडैम कन्वेंशन, व्हाट इज देयर इन द स्टॉकहोम कन्वेंशन. नाउ स्टॉकहोम कन्वेंशन इज अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ठीक है, दीज आर लास्टिंग केमिकल्स, और वी कैन से सॉर्ट ऑफ फॉरएवर केमिकल्स विच एक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, सो दे आर डिट्रीमेंटल टू अस. ठीक है, बेसल कन्वेंशन इज ऑन द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट. हजार्डस वेस्ट के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट में है. एंड रॉटरडैम कन्वेंशन इज अबाउट प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन द सेंस कि अगर कोई बाउंड्री का मूवमेंट हो रहा है, किसी वेस्ट का मूवमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में वेस्ट जा रहा है, हजार्डस एंड केमिकल पेस्टिसाइड, सो यू विल इन्फॉर्म द अदर पार्टी दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. इट डज नॉट बैन केमिकल्स, बट इट जस्ट प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. ठीक है, आपको बताएंगे कि आपकी कंट्री में ये आने वाला है, ये होने वाला है, वट एवर इज देयर. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सी बेसल कन्वेंशन में फ्यू थिंग्स हैव बीन अपडेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्सटाइल वेस्ट पे फोकस करेंगे. टेक्सटाइल वेस्ट का जो डिस्पोजेबल है, जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट है, इस पे फोकस करा जाएगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. सेकेंडली कुछ गाइडलाइंस पीओपीज के बारे में भी दी गई हुई हैं. अब आप बोलोगे भाई पीओपी तो स्टॉकहोम में कवर होता है. हाँ, स्टॉकहोम में कवर होता है, बट यहाँ हम पीओपी के ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट की बात कर रहे हैं. ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट तो बेसल कन्वेंशन में ही कवर होता है. इतना जान लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यूल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज इन पे आए नहीं हैं. तो अगर अब आएगा तो पहले दे विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन एंड देन दे विल गो टू द एडवांस क्वेश्चंस. तो ठीक है, सो वी डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. ठीक है, रोटरडैम कन्वेंशन विच इज अबाउट prior informed consent for certain pesticides and chemicals. तो एक कार्बोसल्फान है पेस्टिसाइड और एक फेंथियोन है केमिकल, इन दोनों को ऐड करा गया है. एक बार देख लीजिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. कार्बोसल्फान एंड फेंथियोन. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो विच इज़ अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. तो इसमें क्लोरपाइरिफॉस एक पेस्टिसाइड है, वो ऐड करा गया है. एक लॉन्ग चेन पर फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करा गया है, और एक मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन ऐड करा गया है. अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस एंड इट विल कम बैक टू यू. UV 328 को भी ऐड करा गया है, बट विद एन एग्जेम्पशन की इन चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट, सो एक बार फिर से देख लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन तीनों कन्वेंशन के हिसाब के लिए क्या है कि तीनों में इंडिया पार्टी है. इंडिया हैज़ रेटिफाइड ऑल थ्री ऑफ देम. स्टॉकहोम भी करा है, बेसल भी करा है, और रोटरडैम भी इंडिया ने रेटिफाई करा है. बेसल में नई चीज़ क्या है, टेक्सटाइल वेस्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं, और शिप ब्रेकिंग वाले पे भी हम ध्यान दे रहे हैं. शिप ब्रेकिंग, एज इफ यू हैव डन द क्लाइमेट चेंज वाला लेक्चर, यू नो दैट शिप ब्रेकिंग इज कवर्ड अंडर हांगकॉन्ग कन्वेंशन, which is there under IMO.
ठीक है, IMO के अंदर सोलास है, मार्पोल है और हांगकांग कन्वेंशन है. तो वी आर कवरिंग दिस इन बेसल कन्वेंशन ऑल्सो. ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, हमने बोला कि भाई इट डज नॉट बैन बट इट प्रमोट्स इन्फॉर्म डिसीजन, लीगली बाइंडिंग है. और स्टॉकहोम कन्वेंशन की हमने बात कर ही ली है. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, मीनामाटा कन्वेंशन इज देयर. नाउ मीनामाटा कन्वेंशन डील्स विथ मरकरी. अब आपको ये चीज़ याद होगी, अगर आपने क्लाइमेट चेंज वाला मेरा इन्वायरमेंट का लेक्चर कराया है तो उसमें हमने UNEP की बात करी थी और हमने UNEP के अंदर ही ये सारे कन्वेंशंस पढ़े थे भाई. बेसल हो गया, रॉटरडैम हो गया, आपका स्टॉकहोम हो गया, मीनामाटा हो गया. इसके अलावा हमने आपके साथ वहाँ पर साइट्स की भी बात करी थी, CMS की भी बात करी थी. तो इनको तो अभी रिमूव करते हैं, बट अगर हम यहाँ बात करें तो ऑल दिस कन्वेंशंस आर अंडर UNEP. आप ये याद रखेंगे. ठीक है, तो मीनामाटा कन्वेंशन का भी कॉप हुआ है, नो नीड टू रिमेंबर कौन सा कॉप हुआ है. ठीक है, बस हम ये याद रख करेंगे कि क्या हुआ है इसमें. वी हैव टॉक्ड अबाउट फेजिंग आउट मर्करी बेस्ड डेंटल अमलगेशंस बाय 2034. तो क्या UPSC आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द ईयर? नहीं पूछेगा. इट विल आस्क यू वेदर डेंटल अमलगम्स में मर्करी होता है कि नहीं होता है. दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क. दे विल आस्क यू वेदर स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में मर्करी होता है कि नहीं होता है. तो आपका आंसर रहेगा होता है. ये दे विल आस्क यू कि स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में मर्करी पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है. होता है. तो यू हैव टू सी देम एज सोर्सेज ऑफ मर्करी पोल्यूशन. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम वो भी करेंगे, सोर्सेज ऑफ मर्करी पोल्यूशन. नाउ इस चीज़ को मीनामाटा नाम क्यों दिया गया इस कन्वेंशन को? वाई इज इट कॉल्ड एज मीनामाटा? मर्करी कन्वेंशन बोल देते बिकॉज मीनामाटा बे एक जापान में है, वहाँ पर सीवियर मर्करी पॉइजनिंग हुई थी, तो उसके नाम से हमने ये मीनामाटा कन्वेंशन रखा गया. ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर, ऑब्वियसली वाई विल नॉट इंडिया नॉट बी अ मेंबर. उन तीनों कन्वेंशन में भी था, यहाँ पर भी है. एंड अगेन द सेम थिंग आई टोल्ड यू अबाउट दैट UNEP सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाउ मर्करी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं. लिक्विड होता है, हम सब ने देखा है थर्मोमीटर्स में हमारे बचपन में. वेयर इज इट रिलीज फ्रॉम? नेचुरल भी आता है और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स भी हैं. गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड, कोल ऐश, all these things are there. It is highly toxic, that is why we are trying to prevent it from prevent its pollution. तो इस पर एक प्रीवियस क्वेश्चन भी आया हुआ है. लेट्स डू इट एंड लेट्स विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. मर्करी पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ये हमने कवर कर लिया है. वी आर सीइंग द प्रीवियस क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड. यस, अभी तो COP में उन लोगों ने बात करी कि भाई हम स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग को देखेंगे क्या कर सकते हैं इनके लिए. सेकंड चीज़ इज कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कैन कॉज मर्क्यूरी पोल्यूशन. यस, अभी हमने बात करी. ठीक है, अब ये थर्ड स्टेटमेंट देखिए. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ इशू. देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. मतलब हम ये नहीं बता सकते कि आपने 1 मिलीग्राम मर्करी के एक्सपोज हुए तो आप ठीक हो और 2 हो गए तो आप खराब, आपके साथ सम हेल्थ डिजास्टर कैन हैपन. नहीं, देयर इज नो नोन सेफ लेवल. कितने से भी हो सकता है. ठीक है, देयर इज नो नोन सेफ लेवल. दिस इज एज पर WHO. ठीक है, बट जब ये क्वेश्चन UPSC में आया था तो UPSC ने इसका आंसर B दिया था, ओनली 2. उनके अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं, ये गलत है कि देयर कैन बी अ सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी अकॉर्डिंग टू UPSC. बट इन रियलिटी, अब UPSC कुछ भी कह देगा तो ये थोड़ी है कि वो सही ही हो जाएगा. इन रियलिटी देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. दिस इज एज पर WHO. तो आपको पता है कि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये रॉन्ग ही मार्क करना है, बट इन रियलिटी दिस इज ट्रू. ओके, एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी. ठीक है, दिस ट्रीटी वी आर ट्राइंग टू डेवलप. इट्स नॉट देयर कि दिस ट्रीटी हैज़ बीन साइंड ऑलरेडी. नो, इट हैज़ नॉट बीन साइंड. तो एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी वॉज देयर which was trying to develop the global plastic pollution treaty, but it has been adjourned. What happened? See, we wanted to develop an internationally legally binding treaty. ठीक है, but what happened? There were disagreements. Countries such as India, China, we were saying we will not accept any restrictions on the production of these plastics. जबकि there is another coalition which is called as High Ambition Coalition. 100 countries are there including European Union. They were saying कि नहीं, production cap तो लगाना पड़ेंगे. So because of this, the negotiations were adjourned. We were not able to develop that global plastic pollution treaty. ठीक है, the question can be found. HAC, High Ambition Coalition, recently seen in news is about what? Is India a member of HAC or not? So you know the answer. Now as far as the plastic pollution is concerned, first of all it was dealt by MARPOL. MARPOL, you know, IMO के अंदर आता है. It is about pollution from the ships.
तो इसमें आया था कि शिप बेस्ड प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात करी गई थी। रियो+20 में मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात की गई थी। देन ऑब्वियसली यू हैव SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। देन यू हैव बेसल कन्वेंशन में हजार्डस वेस्ट का जो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट है एंड उसका PIC भी कवर्ड है। देन यू हैव ट्रेड एंड प्लास्टिक पोल्यूशन विच इज़ अबाउट UNCTAD। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इवेंचुअली वी वर हेयर, ठीक है, वी वर हेयर अभी, और ये अर्जन हो गया है, तो एक कोई ट्रीटी अभी डेवलप नहीं हुई है। Anyway, let's go to understand what is plastic pollution. So plastic pollution में माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो सकता है, नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन भी हो सकता है। सो 1000 नैनोमीटर, ठीक है। नैनो प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए यू डोंट नीड 1 नैनोमीटर, यू नीड 1000 नैनोमीटर्स। 1000 नैनोमीटर्स से कुछ भी कम होगा तो दैट इज अ नैनो प्लास्टिक विच इज बेसिकली 10⁻⁻6 मीटर, ठीक। और माइक्रो प्लास्टिक इज अप टू 5 मिलीमीटर in diameter. Only 9% gets recycled, 90% are on the ocean surface are microplastics. No need to remember, but you can just remember कि bottles, caps, cigarettes, shopping bags, cups, everything here is releasing what? Releasing plastic, is a source of plastic pollution. ये question भी आया है. Let's do the previous year question here. See, consider the following questions: cigarette butts, eyeglasses, lenses, and car tires. How many of them contains plastic? All of them, bhai. You cannot say none of them contains plastic. Almost everything today is unless and until it is an organic product, ठीक है, not made through any industrial process. Otherwise, it will it will have plastic in itself only. ठीक है. Example, you see a question in 2024 also. 2024 में भी आया, 2025 में भी आया. Many chewing gums found in the market are considered to be a source of environmental pollution. They contain plastic as a gum base. Now, this is not an organic product. This is an industrial product which is made out of a manufacturing process. So, yes, both of the statements are correct. And statement 2 explains statement 1. So, these are the questions that we have dealt for plastic. Let's go back. Microplastic persistent होते हैं, highly mobile होते हैं. Now, अगर उनका माइक्रोप्लास्टिक है, बिल्कुल छोटे साइज के हैं, तो इनका वॉल्यूम और आप सरफेस एरिया देखोगे तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में. सो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है. माइक्रोबीड्स आर देयर, प्लास्टिक पैलेट्स आर देयर. माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब आप बना भी सकते हो, इंटेंशनली मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं, और दे कैन बी अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन फ्रॉम लार्जर प्लास्टिक आइटम्स, ठीक है. Then there is a very severe impact on human health. You guys know this, and what are we trying to do about it? ठीक है. तो हम जूट पैकेजिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं. हम ये जो आपके थिकनेस ऑफ प्लास्टिक है उसके लिए हम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इसका यूज़ कम हो, ठीक है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर देयर, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर देयर. हमारे मोदी जी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी 2022 में काफ़ी प्रमोट करा था. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. So, with this particular context in mind, we have covered almost all the things here, ठीक है. बेसल कन्वेंशन, रोटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मीना मेहता कन्वेंशन, आपको ये याद रखना है कि these are under UNEP and India is a member to all of them, ठीक है. बेसल is about transboundary movement of hazardous waste. रोटरडम is about PIC in certain chemicals and pesticide. PIC इसमें भी आएगा, but it is general for all hazardous wastes. और स्टॉकहोम is about POPs. मीनामाटा इज़ अबाउट मरकरी के आपको सोर्सेज पता होना चाहिए, जो हमने अभी बात करी गोल्ड की, आपके कोल प्लांट्स की एंड ऑल. प्लास्टिक ट्रीटी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पाई है. पोल्यूशन की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ऑल सोर्सेज आर प्लास्टिक पोल्यूशन के सोर्सेज, अगर वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आए हुए हैं. हमने बात करी भाई, देर आर समथिंग कॉल्ड एज आपके नैनो प्लास्टिक्स विच इज़ अबाउट 1000 नैनोमीटर से कम, एंड इनिशिएटिव्स की बात करी. नाउ लेट्स गो टू द की टर्म्स, some from where the questions can actually come. Key terms की अगर हम बात करें, they have been given. So this particular bacteria Ideanola saccharomyces, what is it? It is basically a plastic eating bacteria, ठीक है. तो आपका जो प्लास्टिक है, पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक, जो आप बिस्लेरी रेल नीर की बॉटल पढ़ते हो, PET से बनी होती है, मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक, इसको ये बैक्टीरिया खा सकता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट, ठीक है, इट इज़ अ प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया. या फिर ये सिर्फ इतना क्वेश्चन आ सकता है कि Ideanola saccharomyces इज अ वायरस, इज अ फंगी, इज अ बैक्टीरिया, व्हाट. सो आपको पता है दिस इज अ बैक्टीरिया.
देन पीईटी की बात करी, बॉटल्स और फूड कंटेनर्स में यूज़ होता है, प्लांट टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट है। पॉलीस्टाइरीन की बात करी, डिस्पोजेबल्स में यूज़ होता है, प्लांट टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट है। पीबीएटी की बात करी, नाउ दिस इज़ अ वेरी, बाकी को मैंने रेड से मार्क करा है, यहाँ पर मैंने ग्रीन से मार्क करा है। वाई? बिकॉज दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल केमिकल फ्री थर्मोप्लास्टिक कोपॉलीमर। बेसिकली इट इज़ अ थर्मोपॉलीमर। ना थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि जब आप इन्हें हीट करते हो तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और कोल्ड करते हो तो ये वापस हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। पॉलीब्यूटालाइन, एडिपटे एंड टेरिफ्थलेट केमिकल। नाउ this phthalates, orthophthalates, these are called as plasticizers. मतलब basically if you want to make a material, if you have a plastic which might be brittle, if you have a material which might be brittle, तो आप उसको properly use नहीं कर सकते हो as a plastic. So this is a chemical which will enable to make the material soft and less brittle. These are plasticizers. ठीक है, now this is a cause of concern because it is toxic. ठीक है, it is an endocrine disrupting chemical. ठीक है, your endocrine functions in the body will be disrupted because of this. ठीक है, now why is it a problem? बिकॉज जब हम ये प्लास्टिसाइजेस को यूज़ करके कोई प्लास्टिक बनाते हैं तो ये हमेशा उस प्लास्टिक के साथ नहीं रहते। यू हैव सीन दैट सर्टेन प्लास्टिक्स विद, अगर उनको आप धूप में रख दोगे, बहुत हीट में रख दोगे तो दे बिकम ब्रिडल, ठीक है, टूटने लगते हैं। बिकॉज दीज प्लास्टिसाइजर कम आउट ऑफ दिस, बाइंड कर रहे थे पहले, फिर निकल जाएंगे तो ये विल गो इन द एनवायरमेंट एंड टॉक्सिफाई द एनवायरमेंट। ठीक है, this is as far as whatever was concerned with respect to the international conventions. Now moving forward, we have air pollution, another important area. So urban air pollution, I hope most of you are living in the national capital region, or I don't hope so. So उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो COQM is implementing the GRAP, Graded Action Plan, एयर क्वालिटी रिपोर्ट आ रही है, WHO से कंपैरिजन हो रहा है, हमारी AQI क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, कुछ एनकैप के अवार्ड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। Let's see what is happening under air pollution. Commission for Air Quality Management ने GRAP implement करा है। We'll see what is CAQM afterwards, but GRAP क्या होता है? GRAP is basically a graded action plan. कि भाई अगर एयर क्वालिटी 200 से 300 होगी तो हम स्टेज 1 इम्प्लीमेंट करेंगे, 300 से 400 होगी तो स्टेज 2 इम्प्लीमेंट करेंगे, 400 से 450 होगी तो स्टेज 3, और 450 से ऊपर होगी तो स्टेज 4. दिस इज द AQI and its relation with graded action plan. Now graded action plan में various things are done कि भाई first of all at times you will stop certain coal factories nearby or certain construction work आप nearby stop करोगे, या फिर स्कूल बंद करोगे, only essential services start रहने दोगे, तो as per the severity the actions are taken. तो ये कहाँ से start हुआ है GRAP? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज क्रिएटेड बाय द MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से, बट नाउ एक स्टैट्यूटरी बॉडी का रूप ले लिया है। ठीक है, तो व्हाट इज द सिचुएशन? विल कम टू दिस, व्हाट इज दिस AQI एंड ऑल, बट व्हाट इज द सिचुएशन? देखो, इंडिया इज द एज पर IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? IQ एयर, ये याद रखना है। व्हाट इज एयर? इंडिया 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, 13 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 पॉल्यूटेड कंट्रीज आर फ्रॉम इंडिया। द ब्रिनिहात असम मेघालय बॉर्डर पे जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, और दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और 6th कंसेक्यूटिव टाइम आई हुई है, तो मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, बद से बदतर सिचुएशन है। 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, 13 ऑफ द 20 सिटीज़, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, दिस इज व्हाट देयर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि वी हैव पोल्यूशन, प्रॉब्लम वन मोर पोल्यूशन प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे स्टैंडर्ड्स ही बहुत ख़राब है। मतलब हमारा जो अच्छा स्टैंडर्ड है कि भाई इफ 40 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब ऑफ PM2.5 विल बी देयर, सो सिचुएशन इज ओके, जबकि WHO बोलता है 5 होना चाहिए। सो द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमारे बहुत हाई हैं। WHO बोलता है कि 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए PM2.5, तो हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट है 40। PM10 होना चाहिए हमारा 15, तो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट है 60। NO2 होना चाहिए हमारा 10, तो हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट है 40। ये आप याद कर लीजिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बिकॉज अ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑल्सो। देखिए ये रहा क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एयर क्वालिटी गाइडलाइंस बाय WHO, the 24-hour mean PM2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube, and annual mean PM2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है।
Second statement we see, in a year the highest level of ozone pollution occurred during the periods of inclemental weather. ठीक है. Now inclemental weather क्या होती है? Inclemental is in wherein sun rays are not present, heat is not that much. जबकि हमारी ग्राउंड लेवल जो ओजोन है, ओजोन पोल्यूशन विच इज़ अ पॉल्यूटेंट, ये आपकी सन रेज में सबसे ज़्यादा बनती है. ठीक है, VOx और NOx का रिएक्शन होता है तो ओजोन बनती है. तो इंक्लीमेंटल वेदर में हाईएस्ट नहीं होगी, लोएस्ट होगी. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Yes. PM10 can penetrate the long barriers in the bloodstream. No, PM10 cannot. PM2.5 can. PM2.5 can. ये हम पढ़ेंगे आगे. So this is incorrect, this is incorrect, this is correct and this is correct. तो आंसर आपका हो जाएगा 1 and 4. चलिए वापस जाते हैं यहाँ पर. तो भाई why is this problem there? Because ये टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है हमारे इधर. Temperature inversion is a climatological phenomena wherein the cold air subsides and the hot air is above, so it forms of a dome. तो जो एयर पॉकेट है वो यहीं फिक्स होकर रह जाता है, बाहर नहीं जा पाता, इसलिए पोल्यूशन इज नॉट एबल टू बी डिस्पर्स्ड. ठीक है. इसके अलावा एक देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट. बेसिकली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लिए हैं तो पोल्यूशन इसी के बीच में रह जाता है, बाहर ही निकल ही नहीं पाता है, बाहर बह ही नहीं पाता है बाहर. ठीक है, दिस इज देयर. नाउ व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? तो वी हैव अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स अबाउट इट. विल सी कि एक BS6 हमारे व्हीकल्स पे चले गए हैं, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग पे जा चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा चुके हैं, PME ड्राइव, और हम बायोगैस को भी प्रमोट कर रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस बाय दी सतत इनिशिएटिव. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव अ मॉनिटरिंग सिस्टम. जो भी हम बोल रहे हैं ना, AQI इतना हो गया, AQI इतना हो गया. सो AQI इज देयर, एयर क्वालिटी इंडेक्स. हाँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ हमारी कुछ गैसेज हैं, 8 गैसेज हैं जो यहाँ पर दी गई हुई हैं. इनको हम मॉनिटर करते हैं. व्हाट विच इज़ देम? PM10, PM2.5, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा. ठीक है, ये आप याद कर लीजिए. उसके बाद आपका SO2, NO2, ये भी रहेगा ही रहेगा, इन्हें आप याद कर लीजिए. ठीक है. देन यू हैव CO and O3, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड अमोनिया एंड lead. Both of them are there. What is important to note is there, carbon dioxide is not considered under air quality index or for that matter any index. CO2 को हम नहीं कंसीडर करते हैं. क्या क्या है हमारा? PM2.5 है, PM10 है, SO2 है, NO2 है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारी ओजोन है, अमोनिया है और lead है. These things are there. ठीक है ना. अब what is the range? देखो, ग्रैब जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट होता है 200 से 300 पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स पे, वेरी पुअर पे, सीवियर पे और वेरी सीवियर 450 प्लस पे भी इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है. बाकी 0 to 50 इज़ गुड, 51 to 100 इज सेटिस्फैक्ट्री एंड 100 to 200 इज ओकेश. चलिए, दिस इज़ वन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट एयर क्वालिटी. अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो यस, एयर क्वालिटी इंडेक्स की कौन सी चीज़ें पार्ट है. तो हमने अभी नोट करा एक्सप्लिसिटली कि भाई CO2 पार्ट नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स का. तो 1 गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट कट गई, ये स्टेटमेंट कट गई, ये स्टेटमेंट कट गई. यू हैव योर आंसर 2, 3, 4. ठीक है. मीथेन भी नहीं होता है, CH4 इज ऑल्सो नॉट देयर. एक बार और याद करा देता हूँ भाई, PM2.5, PM10, आपका SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड. ये 8 चीज़ें हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में. एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड वी गो टू क्लाउड सीडिंग. तो हम क्लाउड सीडिंग में कर रहे हैं भाई. एयर आपने देखा है ना कि अगर आप वाटर ड्रॉपलेट या मिस्ट वगैरह आप स्प्रे करोगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ी बेटर होती है, बिकॉज जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो वाटर पार्टिकल्स के साथ बाइंड करके सरफेस पे बैठ जाता है. सरफेस पे बैठ जाएगा तो हवा में नहीं रहेगा, तो हवा बेटर हो जाएगी. इसके लिए हम क्लाउड सीडिंग करके आर्टिफिशियल रेन भी करा सकते हैं. आर्टिफिशियल रेन वी कैन डू. ठीक है. जो कि ये एक्सपेरिमेंट हमारी दिल्ली में ट्राई हुआ था, जो फेल हुआ है, बट बाकी जगह प्रॉपरली होता है. तो व्हाट वी यूज़ सिल्वर आयोडाइड एंड इवन वी कैन यूज़ पोटेशियम आयोडाइड. सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड दोनों यूज़ कर सकते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं. और फ्रोजन जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसका भी एक क्वेश्चन आ रखा है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है. लेट्स सी इट. ठीक है ना. So artificial way of causing rainfall to reduce air pollution can make use of what? So yes, we have our answer, silver iodide and potassium iodide. ये जो पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह दिया हुआ है, ये बेसिकली क्रैकर्स में यूज़ होता है, फायर क्रैकर्स में यूज़ होता है. ठीक है ना.
ये उसके लिए होता है, फायर क्रैकर्स के लिए यूज़ होता है पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए एनीवे, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर, आई विल अपलोड इट व्हेन आई अपलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो इन द टेलीग्राम ग्रुप। मूविंग फॉरवर्ड, तो क्लाउड सीडिंग की हमने बात कर ली है। वी हैव टू टॉक अबाउट CAQM। तो CAQM हमने आपको बताया कि इट वॉज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अर्लियर, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास कर दिया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ 2021, एक्ट ऑफ 2021। तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली वाला एरिया तो कवर होगा ही होगा, बट एडजॉइनिंग एरियाज में मतलब एडजॉइनिंग स्टेट्स हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये चारों स्टेट्स भी कवर हो रहे हैं। ओके, चेयरपर्सन कौन होगा? ऑल तो पूछेंगे नहीं, बट रिमेंबर कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं है, समबडी हु हैज़ एटलीस्ट 15 years of experiment in environment and 25 years of administration in years of experience in administration. This is what it is. Now awards are being given, जहाँ पर स्वच्छ वायु है, pure air is there, pure air if you're breathing, so awards are being given for it. So NCAP के अंदर 130 cities का सर्वे कंडक्ट करा गया और फिर हमें अवार्ड दिए गए। तो एक पहली कैटेगरी है भाई $1,000,000+ पीपल, 10 लाख+ पीपल, तो इंदौर फर्स्ट आया। फिर है 3 लाख to 10 लाख पीपल, तो अमरावती फर्स्ट आया। देन देर इज़ लेस देन 3 लाख पीपल, तो देवास फर्स्ट आया। तो इंदौर, अमरावती एंड देवास। मोर देन 1 million, 3 लाख to 10 लाख एंड लेस देन 3 लाख। ओके, नाउ NCAP के अंदर ये हम अवार्ड्स दे रहे हैं। तो NCAP क्या है? देखो, NCAP बेसिकली एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है, विच इज़ फॉर 131 cities एंड $1,000,000+ cities। तो हमारे स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं एयर क्वालिटी के। 131 cities ने ये स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करा, तो उनको हमने NCAP के अंदर रखा, और जो $1,000,000+ cities हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट NCAP में रखा, ठीक है। तो टारगेट क्या था NCAP में रखने का कि भाई यू विल डिक्रीज दी PM10 लेवल बाय 40%। PM10 लेवल या तो 40% कम कर दो, या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो मीट नहीं करे थे इन लोगों ने, उनको आप मीट कर लो, ठीक है, बाय 25-26। तो दो ऑप्शंस थे टारगेट, PM10 के लेवल 40% कम कर दो, या फिर NAAQS के लेवल्स मीट कर लो। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? CPCB ऑब्वियसली, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी। एंड देखने के लिए कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, एक डैशबोर्ड हो, हम मॉनिटर कर पाएँ, तो हमारे पास प्राना पोर्टल है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, जो 131 सिटीज़ थी जिन्होंने NAAQS का स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करा था। सो वाई आई एम रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो दैट यू गाइज कैन रिमेंबर हिम, रोट मेमोराइज दिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोसोल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एरोसोल्स आर लीडिंग टू सोलर डिमिंग। एरोसोल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, इसमें छोटे छोटे सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर इन द गैस मीडियम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दे आर कॉजिंग सोलर डिमिंग, बेसिकली डिक्लाइनिंग सनशाइन आवर्स। तो क्या अगर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो एरोसोल्स प्रेजेंट हैं, बाहर से सनरेज आती हैं, ये लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ वाई सोलर डिमिंग इज हैपनिंग। तो डायरेक्टली इमिटेड एरोसोल्स आर देयर, वोल्केनिक एश, स्मोक, डस्ट, सी स्प्रेज, एंड secondary aerosols are there which are made after reactions, sulfates from industrial emissions and all, ठीक है। तो इससे क्या होता है? पहली बात तो क्लाउड ड्रॉपलेट जो बनती हैं, बिकॉज दे एक्ट एज अ कंडेंसेशन, निकले है तो स्मॉल बनती है, लॉन्गर लिव्ड बनती है। इसके कारण क्या होता है? बहुत टाइम तक क्लाउड्स आर प्रेजेंट इन द स्काई एंड विच इज़ वाई सनरेज आर नॉट एबल टू रीच द सरफेस प्रॉपरली, ठीक है। डस्ट डिलीवरी करते हैं ये, ठीक है, डस्ट डिलीवरी करते हैं। एंड समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज कॉल्ड एज त्वामी इफेक्ट। त्वामी इफेक्ट इज बेसिकली सेइंग व्हाट, कि एरोसोल्स जब हमारे ज़्यादा रिलीज होते हैं ह्यूमंस के कारण, तो क्लाउड्स ब्राइटर अपीयर होते हैं, ठीक है, बिकॉज छोटे छोटे जो हमने यहाँ पर बात करी, क्लाउड ड्रॉपलेट्स बिकम स्मॉलर एंड लॉन्गर लिव्ड, सो दे रिफ्लेक्ट मोर sunlight and that is why they appear brighter, ठीक है, reflect more sunlight and cool the climate। अब इससे क्वेश्चन आता है which is about urban wind stilling effect। urban wind stilling effect क्या है? बेसिकली भाई अर्बन एरिया है तो इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है,
इसमें एयर फ्लो में बैरियर्स हैं. दिस इज कॉल्ड एज अर्बन विंड स्टिलिंग इफेक्ट. अब अर्बन विंड स्टिलिंग इफेक्ट से क्या होता है कि ये जो एरोसोल्स जो पोल्यूशन के कारण आ रहे होते हैं, इसमें कहीं कहीं पॉकेट बन जाते हैं. मान लीजिए इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में एक पॉकेट बन गया, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है. बट ये जो बैरियर्स हैं, इन लोगों ने यहाँ पर एक पॉकेट बना दिया जहाँ पर एरोसोल्स का पोल्यूशन बहुत कम है. दिस इज कॉल्ड एज अर्बन एरोसोल क्लीन आइलैंड्स. ठीक है, अर्बन एरोसोल्स क्लीन आइलैंड्स. तो दिस इज व्हाट एवरीथिंग दैट वी हैड टू स्टडी अबाउट air pollution. Now moving forward from air pollution we go to water pollution. Now water pollution, दो ही टॉपिक्स हैं. डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, बेसिकली सॉल्ट कम करना, और पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच करके एक है. नाउ व्हाट इज़ अ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच के बारे में बात करेंगे. सीपीसीबी बताता है, सीपीसीबी ने रिपोर्ट ली है कि भाई पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस के बारे में कि कितने बड़े हैं कितने कम हुए हैं. लेट्स सी. सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट 2 और मोर लोकेशंस इन अ स्ट्रीम, भाई मान लीजिए एक सिटी यहाँ थी, एक सिटी यहाँ थी, ये रिवर बह रही है, यहाँ पर आपने चेक करा वाटर पोल्यूशन का लेवल और यहाँ पर चेक करा, अगर दोनों जगह पोल्यूटेड आ गया तो दैट इज़ अ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच. क्या क्राइटेरिया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर दोनों लोकेशन या ज़्यादा लोकेशन पे, कंटिन्यूस लोकेशन पे 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आ गई तो दैट इज़ अ पोल्यूटेड स्पॉट. एंड अगर 2 स्पॉट एक साथ आ गए तो दैट इज़ अ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच. हम क्या बोल रहे हैं, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच कम हुए हैं. ठीक है, पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच हैव बीन डिक्रीज फ्रॉम 351 to 296. 351 to 296 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच हैज़ बीन डिक्रीज. और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच हैं. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. द हाइएस्ट नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेच आर देयर इन महाराष्ट्र. सीपीसीबी की बात करें, सीपीसीबी कौन से एक्ट से बना है? ट्रेडिशनल क्वेश्चन, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, मतलब वाटर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट से बना है. इसको एयर के अंदर भी पावर्स हैं, एयर्स के अंदर भी पावर है, बट बना काय से है? वाटर से एक्ट से बना है. MOFCC के अंदर आता है ऑब्वियसली. ओके, एंड इट कैन इम्पोज फाइन्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर. नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी यही चलाता है, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी यही चलाता है. सम थिंग्स विच आर वेरी बेसिक. ठीक है, अब अगर हम रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट नेशनल गंगा प्रोग्राम. नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम में NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इज देयर. नाउ NMCG इज अ सोसाइटी. रिमेंबर, NMCG इज अ सोसाइटी एंड इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन आर्म फॉर द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. ठीक है, इट इज़ द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेशन आर्म. NMCG, NGRBA. 2 टायर मैनेजमेंट बोर्ड्स होते हैं. ठीक है, एक काउंसिल होती है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, दोनों डिप्टी डायरेक्टर हेड करता है. ये दिस इज समथिंग टू रिमेंबर. इट इज फॉर्म्ड अंडर, NGRBA इज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. It has, NGRBA has replaced National Ganga Council, which was chaired by the PM. National Ganga Council was chaired by the PM. It has replaced this. Okay. Anyway, let's move to the second topic, which is desalination. Basically, salt आपको कम करना है. 2 टेक्निक्स हैं, एक थर्मल टेक्निक होती है, एक मेम्ब्रेन टेक्निक होती है. आप हीट कर दो, वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, सॉल्ट नीचे रह जाएगा. ये वाटर वेपर निकल रहा है, इसे इकट्ठा कर लीजिए. दैट इज थर्मल टेक्नोलॉजी. कुछ नाम्स हैं आपके पास, मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन, मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन, वेपर कंप्रेशन डिस्टिलेशन, बेसिकली डिस्टिलेशन. ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ होती है, कोल वगैरह, कोरोजन हो सकता है आपका. यहाँ आपके लक्षद्वीप में यही वाला प्लांट चलता है. बट इफ़ यू सी देयर इज़ अ मेम्ब्रेन बेस्ड टेक्नोलॉजी, कि एक मेम्ब्रेन लगा दिया आपने फिल्टर टाइप का, इसमें से पानी पास करिए, अपने आप पानी का सॉल्ट लेवल कम हो जाएगा. रिवर्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं इसे, EDR, बेसिकली इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल. ये 2 टेक्नोलॉजी हैं, आप इनका नाम याद रख सकते हैं. प्रॉब्लम ये है कि पूरे TDS नहीं निकाल सकते, पूरे पैथोजेंस नहीं निकाल सकते. एब्सोल्यूट नहीं है ये, एब्सोल्यूट तो वो भी नहीं है, बट दिस इज़ नॉट दैट बेटर. ठीक है, तमिलनाडु में एक प्लांट लगा हुआ है. तो वाई इज इट इन न्यूज़ कि भाई IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट ने एक लोटस लीफ लाइक सोलर इवेपोरेटर बनाया है सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए. लोटस लीफ लाइक सोलर वाटर इवेपोरेटर. इट इज़ बेस्ड ऑन एन हाइड्रोफोबिक ग्राफीन बेस्ड मटेरियल. हाइड्रोफोबिक मतलब समथिंग विच रिपेल्स, फोबिक रिपेल्स वाटर.
हाइड्रोफोबिक बेस्ड ग्राफीन बेस्ड मटेरियल से बनाया। व्हाट इज ग्राफीन? ग्राफीन इज अ 1 कार्बन एटम थिक हेक्सागोनल शीट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिसैलिनेशन एंड नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर डन विद बोथ ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सॉरी, ओके, सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी में क्या डिफरेंस है? एनजीटी बना है एक एक्ट से, सीपीसीबी बना है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से। नहीं, हमने अभी तो देखा कि सीपीसीबी वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट से बना हुआ है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट एंड एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, सीपीसीबी वेल्स और एयर क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है। दिस इज राइट, तो सेकंड इज द आंसर, बी, 2 ओनली। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की अगर हम बात करें, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इट्स स्पीयर हेड्स रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स नेशनल लेवल। ठीक है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर बिकम्स द चेयरमैन। नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। हमने अभी बात करी डिप्टी डायरेक्टर इज देयर, सो वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट बिकमिंग द चेयरपर्सन। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, दीज आर रॉन्ग, दिस इज योर आंसर। यूपीएससी इज अ हैबिट ऑफ चेंजिंग द वेरियस पोजिशंस ऑफ पर्सन्स। अब हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे बात हुई है, कंटामिनेटेड साइट मैनेजमेंट की बात हुई है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात हुई है। क्वेश्चन अगर आना होगा तो इससे आएगा, बाकी आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर। एनीवे, लेट्स सी इट। रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कौन करेगा? सीपीसीबी करेगा। ठीक है, सीपीसीबी करेगा। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? भाई देखिए, ये क्लासिफिकेशन है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ब्लू। अब दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस पोल्यूशन इंडेक्स, पीआई दिख रहा है आपको? ये पीआई क्या होता है? पोल्यूशन इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। नाउ ये रिमेंबर, पोल्यूशन इंडेक्स ये नहीं है कि आप कितना पोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, उस पर बेस्ड नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ पोल्यूशन दैट यू कैन डू। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। द पोटेंशियल ऑफ पोल्यूशन दैट यू कैन डू, इट इज बेस्ड ऑन दिस पोल्यूशन इंडेक्स, 0 to 100 के बीच में होती है। ठीक है, इसमें इक्वल वेटेज दिया जाता है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और हजार्डस वेस्ट को। बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए पोल्यूशन इंडेक्स के बारे में। 0 to 100 होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन पोटेंशियल ऑफ पोल्यूशन दैट यू कैन डू, बेस्ड ऑन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सबको इक्वल वेटेज दिया गया है, वाटर, एयर और हजार्डस वेस्ट को। ठीक है, रेड कैटेगरी में अगर आप हो, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरली पोल्यूटिंग, मतलब पोल्यूशन इंडेक्स मोर देन 80, तो आपको परमिशन अगर मिल रही है तो 10 साल से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। तो सीमेंट, ऑटोमोबाइल, डिस्टरीज और ऑल देयर इन रेड। ऑरेंज इज 55 to 80, नो नीड टू रिमेंबर, वो ब्रेक आएगा। ग्रीन इज 25 to 55, वाइट इज नॉन पोल्यूटिंग, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इनको नहीं लेना होता। समथिंग विच इज नीडेड इज ब्लू इंडस्ट्रीज। ब्लू इंडस्ट्रीज बेसिकली जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं उनको ट्रीट करने की इंडस्ट्रीज, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, सैनिटरी लैंडफिल्स एंड इंटीग्रेटेड सैनिटरी लैंडफिल्स। तो दिस इज अबाउट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज। तो these are essential environmental services, management of waste generated from domestic and households। ठीक है, दिस इज ब्लू इंडस्ट्रीज। तो आपको याद रखना है ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। साइट मैनेजमेंट, कंटामिनेटेड साइट मैनेजमेंट के भी रूल्स आए। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये रूल्स कहाँ पर किसके अंदर बने हुए हैं। दे आर मेड अंडर दिस हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स, इसके अंदर बने हुए हैं। अब कंटामिनेटेड साइट मैनेजमेंट में कौन कवर नहीं होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट कवर नहीं होता है, इट इज़ अ सेंसिटिव वेस्ट। माइनिंग वेस्ट इज नॉट कवर्ड, इट इज़ अ सेंसिटिव वेस्ट। ऑयल स्पिल्स आर नॉट कवर्ड एंड सॉलिड वेस्ट डम्प्स आर नॉट कवर्ड। दे आर गवर्न बाय सेपरेट लेजिस्लेशन, उनके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन है। तो नॉर्मल साइट मैनेजमेंट मतलब आपका घर का काम चल रहा था, लेट से एग्रीकल्चर का काम चल रहा था तो आपने वेस्ट करा वहीं छोड़ दिया, आपका घर का काम चल रहा था आपने वेस्ट करा वहीं छोड़ दिया। व्हाट विल हैपन? पहले लोकल बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेक्टेड साइट्स को रिपोर्ट करेंगे ट्वाइस अ ईयर। फिर एसपीसीबी वाले जाएंगे इंस्पेक्ट करने की, हाँ भाई प्रॉपर पोल्यूशन है। फिर एसपीसीबी वाले सीपीसीबी को इन्फॉर्म भी कर देंगे और दे विल आइडेंटिफाई किसने पोल्यूशन करा है। फिर उससे बोलेंगे कि आप क्लीन अप कराओ। अगर आप क्लीन अप नहीं कराओगे सो वी विल इम्पोज अ फाइन ऑन यू। सिंपल, क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हेयर। मूविंग ऑन, हजार्डस वेस्ट, हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल्स। कुछ नहीं है, हजार्डस और अदर वेस्ट कुछ हैं, इनमें भी हमने ईपीआर लगा दिया है। ईपीआर इज बेसिकली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है। तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो मार्केट में गया, फिर वो एज अ पोल्यूटेंट आया है, तो इट इज़ योर जिम्मेदारी कि आप इसको वापस लेके आएँ, इसको रिसाइकिल करें या फिर इसको प्रॉपरली मैनेज करें। ठीक है। सो EPR लग गया है आपके हजार्डियस एंड अदर वेस्ट्स पर। व्हाट आर दीज अदर वेस्ट्स? बेसिकली आपके नॉन फेरस मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक पे भी EPR लग चुका है। अब ये EPR जो है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कब स्टार्ट हुआ था? ई वेस्ट से स्टार्ट हुई है ये वाली पॉलिसी हमारे कंट्री में। ये एक PYQ है, इसलिए इन लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पर। ई वेस्ट से ये EPR की पॉलिसी है वो स्टार्ट हुई है। अभी कितना परसेंट है? अभी आपको 10%, आप जो भी आपने सप्लाई करा था मार्केट में, उसको आपको प्रॉपरली मैनेज करना है एज अ पोल्यूटेंट। फिर धीरे धीरे करके हम 75% ले आएंगे। CPC भी मैनेज करेगा, और मैनेज करेगा CPC भी मैनेज करेगा। ठीक है। मूविंग ऑन, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, इनके बारे में बात करते हैं। एक हुई है कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड? कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। भाई एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो और हेल्थ के बारे में भी बात कर रहे हो, तो एक ही बॉडी बचती है, दिस इज WHO, विच कैन डील विद दिस। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन और हेल्थ, दोनों का जो मर्जर होगा वो एक ही बॉडी करा सकती है, विच इज़ WHO। ठीक है। WHO ने कराया है अलॉन्ग विद सर्टेन UNEP एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होगा? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। बेसिकली रोड्स पे हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का पेंट करेंगे, एक लेयर बिछाएंगे, विच विल ईट द स्मॉग, विच विल डिजोल्व द स्मॉग। इट विल डू फोटो कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब लाइट एनर्जी को यूज़ करके ब्रेक डाउन स्मॉग करेगा। आपको याद रखना है टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है। ठीक है। लाइट एनर्जी का यूज़ करके इट विल ब्रेक डाउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स। ओके, दिस इज स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी। अब आते हैं हम GOCWI पे, ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स। वाटर इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। नाउ इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली ये जो ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप। नाउ ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखेंगे आप, इसमें सब लोग हैं। गवर्नमेंट्स कैन बी देयर, अदर गवर्नमेंट्स कैन बी देयर, अदर पार्टीज कैन बी देयर। सो इसके ऊपर बेस्ड हैं, और ये दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू जस्ट नो। ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर पार्टी। ठीक है। रिवर सिटी अलायंस के बारे में बात करें, रिवर सिटी अलायंस हम ये नेशनल लेवल वाले पे बात कर रहे हैं। इट इज़ अंडर NMCG। तो जल शक्ति और महुआ का आपका जॉइंट इनिशिएटिव है। सिटीज़ के बारे में बात करी तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स आ गई। रिवर्स के बारे में बात करी तो जल शक्ति आ गई। दिस इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ दीज थिंग्स। नाउ एनी रिवर सिटी कैन ज्वाइन इट, ये आप याद रखिए। एनी रिवर सिटी कैन ज्वाइन इट, एनी रिवर सिटी कैन ज्वाइन द रिवर सिटी अलायंस। उससे ज्वाइन करने से होगा क्या? आपको एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें सपोर्ट मिलेगी, आपको इंटरसिटी कोलैबोरेशन मिलेगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करा जाएगा। दिस इज व्हाट यू गेट। URMP, इंटरसिटी कोलैबोरेशन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी सही होगी आपकी। समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस, छत्रपति संभाजी नगर खाम रिवर रिस्टोरेशन मिशन को वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का प्राइज़ मिला है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का प्राइज़ मिला है संभाजी खाम रिवर रिस्टोरेशन मिशन को। दैट इज़ समथिंग दैट यू विल रिमेंबर। फिर हम आते हैं ड्रैप की बात करते हैं। व्हाट इज़ ड्रैप? ट्रैप इज़ नथिंग बट डंप साइट रिमीडिएशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो जहाँ पर भी आपके लैंडफिल्स हैं, सॉलिड लैंडफिल्स हैं, जहाँ आपके पूरा म्यूनसिपल वेस्ट जाके इकट्ठा होता है, तो उसको ज़ीरो डंप साइट बनाना है हमें। लक्ष्य ज़ीरो डंप साइट्स। तो इतना जो हमारा मीट्रिक टन का वेस्ट है, इसे हमें प्रोसेस करना है। महुआ के अंदर आएगी ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बिकॉज ये डंप साइट्स बेसिकली अर्बन एरियाज म्यूनसिपालिटीज़ में ही होते हैं। दिस इज़ जस्ट इट। इसमें दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है बायो कैपिंग, एक होती है बायो माइनिंग। बायो कैपिंग मतलब जो भी डंप साइट थी उसको ऊपर से कवर कर दीजिए, उसके ऊपर पार्क बना दीजिए प्रॉपर। बायो माइनिंग क्या होता है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके इस डंप साइट्स में कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना। दिस इज़ बायो माइनिंग एंड दिस इज़ बायो कैपिंग। बोथ ऑफ देम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ड्रैप। ड्रैप इज़ अंडर महुआ एंड व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू अचीव दिस। ठीक है, चलिए। एक हुई है नेटफ्लोरेक्स एक्स। तो बेसिकली क्या है?
इंडियन कोस्ट गार्ड अपने आप को रेडी रखने के लिए एक्सरसाइज करता है कि जब भी मरीन ऑयल स्पिल होगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना प्रिपेयर्ड है हम, ठीक है। नैट फ्लोरेक्स एक्स इंडियन कोस्ट गार्ड। चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू सर्टेन टॉपिक्स इन द न्यूज़, कॉन्सेप्ट्स इन द न्यूज़। यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने की, यहाँ से नहीं, यहाँ से। वन इज़ अबाउट ग्राउंड लेवल ओजोन। नाउ ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में जो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो हमने इन्वायरमेंट वाले क्लाइमेट चेंज वाले वीडियो में हमने बात करी थी, वहाँ पर हम उनको बढ़ाना चाह रहे हैं ओजोन का लेवल, बट ग्राउंड लेवल पे ओजोन एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इट इज़ अ पॉल्यूटेंट, इट ट्रिगर्स अस्थमा, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इशूज एंड ऑल। नाउ ग्राउंड लेवल ओजोन की अगर हम बात करें, वर्स्ट इम्पैक्टेड, ठीक है, वट एवर, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। देखिए, इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड, इट ओनली लिव्स फॉर अ फ्यू आवर्स टू वीक्स। इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है, इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ क्रिएटेड। जब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और NOx के रिएक्शन हो गए सनलाइट के बीच में, तो ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, ठीक है। और वर्सन्स ब्रोंकाइटिस, ट्रिगर्स अस्थमा, मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मॉग, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है। विल सी द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। यस, हेयर consider the following, which of the are released in the atmosphere due to burning of crop mass residue, ठीक है। 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा है कि एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, यस इट कैन, ठीक है, यस इट कैन ट्रिगर अस्थमा फॉर एक्सेसिव पीपल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, इंक्रीमेंटल वेदर में बनता है कि नहीं बनता है, तो यस, इंक्रीमेंटल वेदर में नहीं बनता, बिकॉज इट नीड्स सनलाइट, ओके, इट नीड्स सनलाइट। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, वी गो टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है? जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। नाउ ओजोन itself is a secondary pollutant, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आपको इसे भी याद रखना है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 sulfuric acid and ozone O3, all three of them are secondary pollutants. अब हम बात करते हैं about toxic heavy metals in the pollution chapter of environment. Now it is a very 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 important area. This is one of the most favorite areas. जैसे climate change में methane was the favorite area of UPSC, वैसे ही pollution में heavy metals are the very important area फॉर UPSC। ये देखिए क्वेश्चंस देखिए आप, 21, 22, 20, 13, 2017, 13, बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि 2026 में भी ये सवाल पूछा जाए। सो व्हाट इज़ हेवी मेटल, टॉक्सिक हेवी मेटल क्या होते हैं? बेसिकली अगर उनकी डेंसिटी मोर देन 4000 kg पर मीटर क्यूब है, या फिर एटॉमिक वेट ये है, एटॉमिक वेट आप याद नहीं भी रखोगे तो ठीक है, बट डेंसिटी याद रखिए। These are considered as heavy metals: zinc, copper, cadmium, cobalt, arsenic, lead, chromium, etc. They can be lethal and extremely lethal. They are non-biodegradable, ठीक है। तो हमारे एक बोज इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता ने DST के अंदर जो है, उन्होंने एक स्टडी करी है कि हम लोग बोलते हैं ना कि माउंटेन रेन जो होती है बहुत क्लीन होती है, तो वहाँ पर उन्होंने ये पाया है कि भाई हेवी मेटल्स आर देयर इन द माउंटेन रेन्स ऑल्सो, स्पेशली इन द ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो हेवी मेटल का क्या ओरिजिन है? नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। पोल्यूशन कैसे होता है? बाई मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज से, इरिगेशन से, हाउस होल्ड पेंट्स, बैटरीज से, बेड रॉक, जब एटमॉस्फेरिक ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर वोल्केनिक इमिशंस वगैरह होता है तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं। ना आपको याद रखना है कि जो लेड है, लेड कैन कॉज न्यूरो बिहेवियरल इफेक्ट्स, आर्सेनिक कैन ऑल्सो कॉज कॉग्निटिव इश्यूज़, ठीक है, कॉग्निटिव इश्यूज़, इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। एंड कैडमियम पॉइजनिंग से क्या होता है? किडनी खराब हो जाती है, बोन खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है कैडमियम पॉइजनिंग से। दिस इज अबाउट टॉक्सिक हेवी मेटल्स। लेट्स डू द प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। कॉपर स्लैग कैन लीच हेवी मेटल्स, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पोल्यूटेंट। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये रिलीज कर सकते हैं, हेवी मेटल्स को ये रिलीज कर सकते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वो रिलीज कर रहा होता कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, तो हम उन्हें चलाते ही क्यों, ठीक है। सो दे डू नॉट रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बट बोथ ऑफ देम आर ट्रू, सेकेंड 3, ठीक है। रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन वाई वेटलैंड्स आर कॉल्ड एज द किडनीज।
भाई वेटलैंड्स के बारे में हमें पता है कि उनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब हैवी मेटल उनके अंदर जाते हैं तो उनके अंदर जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो हैवी मेटल्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, सो पोल्यूशन कम कर देते हैं. दैट इज़ वाई डी इज़ द आंसर. यहाँ पर हम बात करें कि कोल ऐश कैन लीड टू आर्सेनिक एंड लेड एंड मर्करी, मतलब इट कैन pollute all these three things. This is right. They release sulfur dioxide, nitrogen. Yes. High ash content is there in Indian coal. Yes. All three of them are there. इंडिया में हाई ऐश कंटेंट होता है, इसलिए तो हम ख़राब माना जाता है इंडियन कोल. इसलिए हम मोस्ट ऑफ द कोल जो अच्छा कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं. एनीवे, अगर आपको कंप्यूटर्स वगैरह के पार्ट को अगर आप इम्प्रॉपरली डिस्पोज करोगे तो किस किस चीज़ों का पोल्यूशन हो सकता है? ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का पोल्यूशन हो सकता है, बट प्लूटोनियम का नहीं होगा, क्योंकि प्लूटोनियम भाई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और आपके कंप्यूटर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कर रहा है? कुछ नहीं करेगा, तो पोल्यूशन होगा ही नहीं. वो प्रेजेंट ही नहीं है जब, तो पोल्यूशन कैसे होगा? एनीवे, विल डू दिस क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. चलिए आगे बढ़ते हैं. PFAS बहुत न्यूज़ में, आप लोगों ने वो ऐड देखी होंगी जीन्स की, टी शर्ट्स की, जहाँ पर मतलब दे आर रिंकल फ्री. उस पर आप केचप लगा दो और पानी डाल दो तो अपने आप धुल जाता है. ऑयल से कोई डैमेज नहीं होता है. ऑल दीज थिंग्स, दीज आर पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस, PFAS. ठीक है. इनके अंदर क्या होता है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है. क्या होता है? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है, आपको ये याद रखना है. इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं ईजिली. दे रेजिस्ट ग्रीस, ऑयल, वाटर एंड हीट. इसलिए इन्हें बोला जाता है फॉरएवर केमिकल्स. क्या बोला जाता है? फॉरएवर केमिकल्स. आपके ये नॉन स्टिक कुकवेयर होता है, पेंट्स, फोम्स, फैब्रिक्स, है ना, इन सब में यही यूज़ होता है. फॉरएवर केमिकल्स, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, याद रखेंगे आप. तो हमने बैक्टीरियाज को खोजा है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन PFAS. एनीवे, तो मूविंग फॉरवर्ड एक क्वेश्चन करते हैं PFAS पे. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन इज, PFAS के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, आप बताइए इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा. PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन वाटर, फूड, पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल में क्या हो सकता है? हो सकता है. दे आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड. येस, बिल्कुल ईजी डिग्रेड नहीं होते. अगर डिग्रेड नहीं होते हैं तो कैन दे बायो अक्यूमुलेट? येस, अगर इफ दे आर नॉट बीइंग डिग्रेडेड दे कैन अक्यूमुलेट. सो ऑल ऑफ देम आर दी आंसर्स. एनीवे, तो वी वर here. Let's go and do the flue gas desulfurization वाला topic. Only 5 more minutes are there. Now flue gas desulfurization is basically, flue gas is something, a gas which is released by coal fired power plants. अब इसमें से हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना चाहते थे, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन. पहले बोला था सब लोगों को ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अब बोल रहे हैं कि नहीं, सबको इम्प्लीमेंट नहीं करना है. ओनली दोज इंडस्ट्री विच आर यूजिंग इम्पोर्टेड कोल विथ मोर देन 0.5% ऑफ सल्फर, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है. दैट इज इट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि भाई कैसे रिमूवल होता है SO2 का. स्क्रबिंग टेक्निक से होता है, जिसमें हम एक अल्कलाइन रिएजेंट, बेसिकली सोडियम और कैल्शियम बेस्ड अल्कलाइट रिएजेंट यूज़ करते हैं और वो हटा देता है सल्फर. तो वेरियस टेक्निक्स आर देयर. ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन बेस्ड, सी वाटर बेस्ड टेक्निक. एक टॉपिक है ताज, ट्राइपीजियम जोन. तो ताज महल आपका है, यू नो ताज महल इज देयर, बहुत सारी मीनार्स देयर. इसके आस पास का ट्रेपेजॉइड एरिया, ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को हम ताज ट्रेपेजॉइड जोन बोलते हैं. इसके अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ जाती हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी. नाउ इनके अंदर आ जाती हैं ये सारी चीज़ें. तो व्हाट वी आर सेइंग इज यहाँ पर पोल्यूशन कम होना चाहिए. ठीक है. सो रेगुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज इस एरिया में कितना हो रहा है, उसके लिए हमने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने नीरी को सर्वे करने के लिए बोला है कि नीरी जो आपकी CSIR नीरी है, विच इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको ये असेस करना है कि भाई ग्लास इंडस्ट्रीज से ट्रेपेजॉइड जोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ये जो ताज ट्रेपेजियम जोन पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी है, ये EPA के अंदर बनी हुई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत. अब बात करते हैं ई फ्लो की. व्हाट इज ई फ्लो? ई फ्लो इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ अ रिवर. अगर इतना पानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जा रहा है, एक वाटर फ्लो हो रहा है एक रिवर में, तो वो अपना इकोसिस्टम लाइवलीहुड डिपेंड कर सकती है, प्रॉपर रह सकती है. सो द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द टाइमिंग ऑफ वाटर एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर, minimal quality of water which is required to sustain freshwater ecosystem and livelihood that depend on them, that is called as e-flow. कई बार डैम बना देते हैं ना हम, तो नीचे वाले जो डैम से आपने पानी रोक लिया यहाँ पर, नीचे वाले लोगों का क्या वो रहता है क्रिटिसिज्म कि भाई आपने हमारा ई-फ्लो ख़राब कर दिया है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी ख़राब हो रहा है और हमारी लाइवलीहुड्स पे इस पर ख़राब हो रही है.
मूविंग ऑन, 3 आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, आपको याद रखना है HEI और IHME कर रही है, बस ये आप याद रखना, HEI और IHME स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट निकाल रही है। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट एक्सपोजर ऑफ ओजोन, सिर्फ ये याद रखिए, थर्ड हाईएस्ट एक्सपोजर ऑफ ओजोन, सोगा, IHME, HE। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एपिक ने बनाई है। लाइफ कैसी होनी चाहिए, एपिक होनी चाहिए, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इसने बनाई है, एपिक ने बनाई है। व्हाट इज इट सेइंग कि अगर हम पर्टिकुलर मैटर का इम्पैक्ट कम कर दें तो इंडिया की एवरेज एज 3.5 साल से बढ़ जाएगी और दिल्ली के लोगों की एवरेज एज 8.5 साल से बढ़ जाएगी। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है। पर्टिकुलेट एयर पोल्यूशन का अगर हम ये कम कर दें तो इंडिया की एवरेज 3.5 साल की से बढ़ जाएगी और 8.5 साल से बन जाएगी दिल्ली के रेसिडेंट्स की। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कौन निकालता है, एपिक। ग्लोबल ट्रेड ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, भाई ट्रेड और प्लास्टिक पोल्यूशन एक साथ आ गया, अनकटैड, यूएन ट्रेड इन डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेड और प्लास्टिक पोल्यूशन अगर एक साथ आ जाएगा तो अनकटैड, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में आपकी ये रिपोर्ट निकाल रही है। दिस इज व्हाट यू हैड टू स्टडी अबाउट पोल्यूशन। वी हैव covered it very exhaustively. All you need to do is write down the important points here. Space is being provided. You can download the PDF from here. And I'll see you in the next lecture. Thank you so much for joining. Bye bye. Take care. All the best.